ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चंस ऑफ फ्रिक्शन। तो हमने कल और परसों मतलब लास्ट के दो सेशंस में फ्रिक्शन का थ्योरी देखा था, और जो फ्रिक्शन के क्वेश्चंस है वो फ्रिक्शन के थ्योरी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा सिंपल है, so it will take very less amount of time. So we'll start with first question. A body of mass 10 kilogram is lying on a rough plane inclined at an angle of 30 degree to the horizontal, and the coefficient of friction is 0.5. The minimum force required to pull the body up the plane is minimum force required to pull the body up the plane. बॉडी को अप पुल करना है तो व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अगेन वेरी सिंपल, पहले पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम इज लाइंग ऑन अ रफ प्लेन, रफ प्लेन बट प्लेन इंक्लाइंड है, तो दिस इज समथिंग लाइक दैट, इंक्लाइंड प्लेन है विच इज रफ। इसके ऊपर एक बॉडी है, दिस सम बॉडी केप्ट ऑन दिस रफ प्लेन। बॉडी का मास आपको दिया हुआ है 10 किलोग्राम, समथिंग लाइक दैट, शायद 10 किलोग्राम बोला होगा, 10 किलोग्राम बोला है, यस। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब दिस एंगल इज 30 डिग्री। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो रही है, क्योंकि उन्होंने बोला है द बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी रेस्ट पे कब होता है? व्हेन द फ्रिक्शन इज स्टैटिक फ्रिक्शन। और आपको पूछा व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द बॉडी अप। तो एज यू ऑलरेडी नो, आपको ऑलरेडी पता है कि कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, तो इतना तो तुमको पता ही है। ये आ जाएगा आपका mg cos 30, दिस इज mg sin 30, ओके राइट, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। और आपको बोला है कि बॉडी को ऊपर पुल करना है, ऊपर पुल करना है। ऐसा नहीं बोला कि ऊपर पुल करना है लेकिन पुल फोर्स इज एट सम एंगल, ऐसा कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोला है ऊपर पुल करना है। तो अगर ऊपर पुल करना है ऐसा बोला है तो आई टेक दिस एज पुल फोर्स P। तो आपको P का वैल्यू फाइंड करना है। बॉडी को आप ऊपर पुल कर रहे हो तो फ्रिक्शन कहाँ होगा? नीचे की तरफ, डाउनवर्ड्स, वेरी गुड। तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रिक्शन, दिस इज फ्रिक्शन। नाउ जस्ट बाय लुकिंग एट द डायग्राम, पुल फोर्स P इज इक्वल टू mg sin 30 प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और यहाँ पे फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, गुड, क्योंकि मिनिमम फोर्स बोला है ना, तो मिनिमम मतलब बॉडी विल जस्ट मूव, और जस्ट मूव मतलब वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, जिसको तुम बोलते हो लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहाँ तक क्लियर? तो यू हैव P इक्वल टू mg sin 30 इज हाफ, तो आई जस्ट पुट हाफ हियर, प्लस फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन μs इनटू नॉर्मल रिएक्शन R। तो P आ जाएगा आपके पास P इक्वल टू mg/2 प्लस μs की वैल्यू कितनी है? 0.5। 0.5 मतलब 1/2, तो 0.5 मतलब होता है 1/2। देन R, व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन? mg cos 30, mg cos 30, ओके। तो P इक्वल टू mg/2 कॉमन निकाल लेते हैं, mg/2 कॉमन, 1 प्लस cos 30 इज √3/2, और √3/2 की वैल्यू होती है 0.8606, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आता है तो पता होना चाहिए। 1/√2 0.7071 एंड √3/2 इज 0.8606। नहीं भी पता तो √3 तो पता ही होगा, 1.732, उसको डिवाइड बाय 2 कर लोगे तो 0.8606। m की वैल्यू दी हुई है 10, g की वैल्यू मैं 10 मान लेता हूं, g की वैल्यू 10 बोला नहीं है लेकिन आई जस्ट टेक इट, तो 10 मान लेते हैं। 1 प्लस दिस इज 0.8606, गुड। देन 10 into 10 100/2 इज 50, तो ये आ गया आपका 50, ये हो गया आपका 1.8606, करेक्ट। या तो एक काम और भी कर सकते थे, अगर आपको कैलकुलेशन सिंपल रखने हैं तो इसको 100/2 ही लिखो, बेटर ऑफ, क्योंकि 100 into 1.8606 विल बी 186.06, तो 186.06 को 186 मान लो, डिवाइड बाय 2 कर लो। व्हाट इज 186/2? 93। तो 93 के आसपास जो भी आंसर होगा वो आपका करेक्ट आंसर है, 93। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अ बॉडी ऑफ वेट 64 न्यूटन इज पुश्ड विद जस्ट इनफ फोर्स। जस्ट इनफ फोर्स मैंने बताया था, जस्ट इनफ मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू,
to start it moving across a horizontal surface, and the same force continues to act afterwards if the coefficient of static and dynamic friction are 0.6 and 0.4 respectively, the acceleration of the body will be। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सिंपल है। तो इसमें दो केसेस है। नंबर वन, आपने जो फोर्स अप्लाई किया वो बॉडी को जस्ट मूव करेगा। जस्ट मूव करना मतलब उस केस में जो अप्लाइड फोर्स है इट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। याद है ना, हमारे पास एक बॉडी होता है, हम एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रख देते हैं, फिर हम फोर्स लगाते हैं, द बॉडी इज नॉट मूविंग, मतलब जो अप्लाइड फोर्स इट इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, देन यू इंक्रीज द फोर्स एंड द बॉडी जस्ट मूव्स, मतलब उस केस में जो अप्लाइड फोर्स है इट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मैं वापस बता देता हूं, ऐसा है, आई जस्ट ड्रॉ डायग्राम। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, रफ सरफेस है, उस पर एक ऑब्जेक्ट है, देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द ऑब्जेक्ट। हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगा दिया एंड द बॉडी इज स्टिल नॉट मूविंग। क्यों? क्योंकि जो अप्लाइड फोर्स है इट इज लेस देन फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन। फिर आप फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाते हो और एक पर्टिकुलर फोर्स की वैल्यू पे द बॉडी विल जस्ट मूव, उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। यहां तक क्लियर? पक्का क्लियर? तो ये पहले पता होना चाहिए। इफ यू नो दिस ओनली देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। तो ये केस 1 में जो पहला सेंटेंस आपको दिया हुआ है उसमें उन्होंने बोला है दैट द बॉडी जस्ट मूव्स, मतलब अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो FL, व्हाट इज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन? म्यू L इनटू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन तो आपको पता ही है यहाँ पे क्या होगा, mg, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg। वेरी गुड। तो P इक्वल टू म्यू L mg। P की वैल्यू कितनी दी हुई है? 64। म्यू L की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.6। मास ऑफ द बॉडी दिया नहीं है, राइट, और G की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूं, आई जस्ट टेक इट टू बी 10। तो जो पहला केस है ना, यहां से तुमको मास मतलब m मिल जाएगा। अब ये क्यों चाहिए बताता हूं मैं आपको। व्हाई डू यू वांट टू हैव m, बताता हूं। तो ये 64/6 आ गया, क्योंकि 0.6 इंटू 10, राइट। तो 64/6, या तो अगर इफ यू वांट आप g की वैल्यू सब्स्टिट्यूट मत करो। क्यों नहीं करो? आंसर देखो, आंसर ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है? g। तो फिर एक काम करो, डू नॉट सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ g। तो 64/0.6 g चलता है, तो मास मिल गया। अब मास क्यों चाहिए था वो भी इंपॉर्टेंट है। आगे क्या बोला है? आगे बोला है कि ये जो फोर्स है, कौन सा फोर्स? 64 न्यूटन, एंड द सेम फोर्स कंटिन्यूज टू एक्ट आफ्टरवर्ड। मतलब क्या कि बॉडी जस्ट मूव हुआ, उसके बाद भी उतना फोर्स लगता रहा। मतलब बॉडी जब मोशन में है तो कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक। तब भी ड्राइविंग फोर्स कौन था? 64 न्यूटन। तो केस 2 में यू हैव एग्जैक्टली द सेम कंडीशन विथ ओनली वन डिफरेंस, यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स चेंज हो जाएगा। कौन सा फ्रिक्शन आएगा? काइनेटिक। अब इस केस में व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ऐसा पूछा है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी? हाउ डू यू फाइंड आउट एक्सेलरेशन? नेट फोर्स अपॉन मास। नेट फोर्स P माइनस FK अपॉन मास। देखो यहाँ पे मास की जरूरत पड़ने वाली थी, इसके लिए यहाँ पे मैंने पहले मास निकाल लिया। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के केस से आपको m मिलेगा, फिर वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो A इक्वल टू P की वैल्यू कितनी है? 64। व्हाट इज दिस? म्यू के टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या है? mg अपॉन m। अब m का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो A इक्वल टू 64 माइनस म्यू के कितना दिया हुआ है? 0.4। m कितना आया? 64 अपॉन 0.6 g, और साथ में एक और g था वहां पे, डिवाइडेड बाय मास। मास कितना है? 64 अपॉन 0.6 g। वेरी गुड, g और g कैंसल। इसको सिर्फ सॉल्व कर लो। मैं 64 भी कॉमन निकाल लेता हूं। 64 कॉमन निकल गया। 1 माइनस 0.4/0.6 इज 2/3। 0.4/0.6 पॉइंट हटा दो, 4/6 इज 2/3 अपॉन 64, और ये जो 0.6 g था वो कहां गया? ऊपर गया। चलो ठीक है, ये हो गया कैंसल। व्हाट इज 1 माइनस 2/3? 1/3। तो 1/3 इंटू 0.6 g, तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 0.2 जा, तो एक्सेशन क्या आएगा? 0.2 g। 0.2
जी। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इफ अ ब्लॉक मूविंग अप, वेरी गुड, मूविंग अप याद रखना, मूविंग अप, मूविंग अप, तो फिर आपको A इक्वल टू जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, याद है ना? प्लस ना कि माइनस? प्लस, वेरी गुड। विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, स्टॉप्स आफ्टर 0.5 सेकेंड, देन व्हाट इज म्यू? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्यों सिंपल है बताता हूं मैं। सबसे पहले बॉडी इज मूविंग अप, बॉडी अगर अप जा रहा है तो ग्रेविटी भी अपोज करेगा, mg साइन थीटा कंपोनेंट, और फ्रिक्शन भी अपोज करेगा, तो बॉडी बाद में कहीं जाके रुक जाएगा, वैसा होने ही वाला है। तो रिटार्डेशन का केस है, बोल ही दिया उन्होंने, स्टॉप्स आफ्टर 0.5 सेकेंड। तो आपको अगर ये क्वेश्चन शॉर्टकट वे से सॉल्व करना है तो मैं बता देता हूँ शॉर्टकट कैसे सॉल्व करते हो। इट इज टू सिंपल, बहुत ही सिंपल है। यू सी, आपको क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू? यू नो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यस, सिर्फ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माइनस, क्योंकि केस किसका है? रिटार्डेशन। ये वैल्यू कितनी है? 0, क्योंकि फाइनली बॉडी विल स्टॉप। u का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5। अब a मैं फाइंड कर लूंगा, टाइम कितना दिया हुआ है? 0.5, टाइम इज 0.5। तो यहां से तुमको मिल जाएगा 0.5 a इक्वल टू 5, मतलब यू विल हैव दिस एज 1 एंड दिस एज 10। गुड, तो a इक्वल टू 10 मिल गया, इक्वेशन नंबर 1। बट एज आई टोल्ड यू, फॉर अ बॉडी मूविंग अप ये होता है g साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। वेरी गुड। तो अब तुम्हारे पास a की वैल्यू है, कितनी है a की वैल्यू? 10। g साइन 30 प्लस म्यू कॉस 30। वेरी गुड। g की वैल्यू भी कितनी होती है? 10, तो 10 और 10 हो गया कैंसल। आता क्लियर? तो यहाँ पे क्या आ गया? 1, 0 नहीं आएगा, 1 है, 1, क्योंकि डिवाइड होगा ना तो कैंसिल होगा, तो 1 रहेगा। साइन 30 कितना होता है? 1/2। म्यू कॉस 30 कितना होता है? √3/2। ये जो 2 है डिनोमिनेटर से कॉमन निकाल लो, कॉमन निकाल के लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो। हाँ, तो 1 प्लस म्यू √3, तो 2 में से एक गया तो 1, राइट? तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ म्यू? 1/√3। 1/√3 1/√3 ही है आंसर सिर्फ आपको इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन निकालना है। 1/1.732। व्हाट इज 1/1.732? मैं बता देता हूँ, डोंट वरी, इजी है, जस्ट पे अटेंशन हियर। व्हाट इज 1/2? 0.5। तो 1/2 कितना आता है? 0.5 आता है, बराबर, करेक्ट। हमारे पास डिनोमिनेटर 2 से छोटा है। अरे नंबर्स, यहां ध्यान दो, आपको नंबर्स का थोड़ा सा पता होना चाहिए। यू शुड नो नंबर्स। 1/2, 1/4, 1/8 ये पता होना चाहिए। 1/2 कितना होता है? ये कितना होता है? ये कितना होता है? तो डिनोमिनेटर बढ़ते जा रहा है तो नंबर छोटा छोटा होते जा रहा है। एग्री टू दिस और नॉट? यस, वेरी गुड, बराबर। तो नंबर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो नंबर क्या होगा? डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो नंबर क्या होगा? छोटा, और डिनोमिनेटर छोटा होगा तो नंबर क्या होगा? बढ़ेगा। 1/2 कितना है? 0.5, बराबर। हमारे पास यहाँ पे 2 है, क्या उससे छोटा नंबर है? छोटा। तो नंबर आपका जो आंसर आएगा वो 0.5 से क्या आना चाहिए? बड़ा आना चाहिए। तो 0.5 से बड़ा, हो गया, खत्म, डन। A body of mass 5 kilogram rests on a rough horizontal surface of coefficient of friction 0.2. The body is pulled through a distance of 10 meter by a horizontal force of 25 Newton. The kinetic energy acquired by it is. Simple question है ये भी। तो अभी क्वेश्चन में है क्या, पहले वो समझ लो। हमको बोला है कि एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर एक 5 किलोग्राम का बॉडी रेस्ट पे है। तो देयर इज अ बॉडी विच इज एट रेस्ट। अब ये जो बॉडी है इसको हमने पुल कर लिया विद अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन। तो हमने इसको पुल कर लिया विद अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन, ऐसा उन्होंने बोला है, करेक्ट, गुड। और कितना डिस्टेंस कवर किया? 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10। आपको पूछा है काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट इज। तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट इन अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर? तो सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन समझ में आया? हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? मैं वापस बता देता हूँ, डोंट वरी। यू हैव अ ब्लॉक एट रेस्ट, 5 किलोग्राम का ब्लॉक था, फ्रिक्शन 0.2 है।
इस पे आपने फोर्स लगा दिया P कितना है 25 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 10 मीटर। आपको ऐसा पूछा है कि ये जो 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, इस 10 मीटर में बॉडी ने कितना काइनेटिक एनर्जी एक्वायर किया। तो काइनेटिक एनर्जी पहली बात तो कहां से आएगा, जब तुम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो वो फोर्स क्या करता है, वर्क करता है, और वो वर्क किस में कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, बराबर, सही है। लेकिन ये होता है स्मूथ सरफेस पे, क्योंकि स्मूथ सरफेस में तुमने जितना भी फोर्स लगाया, मतलब तुमने जितना भी वर्क किया बॉडी पे, पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं था। यहाँ पे जो तुम फोर्स लगा रहे हो वो पूरा का पूरा फोर्स काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि सम पार्ट ऑफ द फोर्स दैट यू आर अप्लाइंग इज यूज्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। तो पहले ये पता होना चाहिए। अगर वो पता है तो आप लिख सकते हो कि जो भी टोटल वर्क हुआ है, टोटल वर्क इज, पहले तो जो भी आपने वर्क किया, इट शुड फर्स्ट ओवरकम फ्रिक्शन, मतलब वर्क डन इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन, और जो बच गया दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो हमने जो बॉडी पे वर्क किया, पहले वो वर्क फ्रिक्शन को ओवरकम करेगा, तब जाके बॉडी मोशन में आएगा ना, अदरवाइज बॉडी विल नॉट बी इन मोशन। तो जो वर्क तुम कर रहे हो मतलब कौन कर रहा है, फोर्स, अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स ने पहले किसको ओवरकम करना है, हाँ, अगर कुछ बच गया तो वो क्या होता है, हाँ, डन, सिंपल। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फ्रॉम हियर, वर्क डन माइनस वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। यू नो व्हाट इज वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, माइनस, डू यू रिमेंबर व्हाट इज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, कल ही देखा था हमने, म्यू के mg इनटू s, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। अगर इंक्लाइन पे होता तो यहाँ पे cos थीटा का एक टर्म एक्स्ट्रा आता, याद है ना। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि फ्रिक्शन में थ्योरी आना मतलब क्वेश्चंस पूरे के पूरे सॉल्व होना, तो ये तुमको पता होना चाहिए था। आई जस्ट रिमूव दिस डायग्राम फ्रॉम हियर, यू शुड नो दिस नाउ। फोर्स, हाउ मच इज द फोर्स अप्लाइड, 25 अप्लाइड फोर्स, ओके 25 है। डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, म्यू के की वैल्यू कितनी हुई है 0.2, मास कितना है 5, जी का वैल्यू 10, इंटू एस कितना है एस 10, ठीक है। 5 इंटू 0.2 इज 1, 10 10 इज 250 में से 100 गया तो कितना 150। तो हाउ मच इज द काइनेटिक एनर्जी 150, ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट रुको और ध्यान दो, यहाँ पे मुझे एक और क्वेश्चन था यहाँ पे, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड 150 जूल। तो हाउ मच इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, अभी तो फाइंड किया था तुमने 100, अगर वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन पूछा होता तो 100, काइनेटिक एनर्जी पूछा है तो 150 ना। क्वेश्चन नंबर 5, अभी ये भी सिंपल क्वेश्चन है, सभी सिंपल है वैसे, तो देयर इज नथिंग कॉल्ड एज डिफिकल्ट, और ये टाइप के क्वेश्चन तुम ऑलरेडी भी सॉल्व कर सकते हो। तो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 300 जूल ऑफ वर्क इज डन इन स्लाइडिंग अ 2 किलोग्राम ब्लॉक, मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने 300 जूल का वर्क किया इन स्लाइडिंग, पिछले केस में आपको फोर्स बताया था और डिस्प्लेसमेंट बताया था, तो वर्क डन तुमने निकाल लिया था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे तुमको सीधा वर्क डन बता दिया, कितना वर्क डन है 300 जूल, किसको स्लाइड करने में 2 किलोग्राम ब्लॉक को, बट ब्लॉक अप एन इंक्लाइन प्लेन टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स। तो एक ब्लॉक को एक इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर लेके जाने में, कितनी हाइट पे लेके जाने में 10 मीटर हाइट पे लेके जाने में कितना वर्क डन हो गया 300 joules. Taking value of acceleration due to gravity to be 10, work done against friction is, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बता देता हूं। तो ऐसा है, ऑफ कोर्स अब आपको याद होगा ही, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, याद है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, बता देता हूं मैं वापस। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था यहां पे, इस ऑब्जेक्ट को हमको यहां से लेके जाना था टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, तो सम हाइट, तो वी हैव टेकन दिस ऑब्जेक्ट टू सम पर्टिकुलर हाइट, तो मान लो इसको यहां पे लेके आ गए। अब तो ये जो हाइट है, दिस हाइट इज h, और ये h कितना दिया हुआ है तुमको 10 मीटर, तो ये h दिया हुआ है, याद रखना, दिस इज h। और जो ये प्लेन है, इस प्लेन का जो डिस्टेंस है मैं उसको बोल देता हूं s। ब्लॉक ने डिस्टेंस कितना कवर किया s, और हाइट कितना है h एंड s आर नॉट सेम, ये डिस्टेंस कवर्ड है और ये
हाइट है, ये एंगल कितना है थीटा। आपको क्या पूछा है, व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। वेरी गुड। तो यू नो टोटल वर्क डन इज वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ऐसे होता है ना। तो व्हाट इज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, टोटल वर्क माइनस वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। फाइन, गुड। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज टोटल वर्क, हाउ मच इज टोटल वर्क 300। व्हाट इज वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इफ यू रिमेंबर, mg(s) sin थीटा। वेरी गुड, गुड, सही है, यही है, करेक्ट है, बराबर। तो mg(s) sin थीटा, तो जस्ट डू नॉट गेट कंफ्यूज, ये s अलग है, तो mg(s) sin थीटा। फ्रॉम दिस डायग्राम व्हाट इज sin थीटा, विच साइड अपॉन विच साइड, अपोजिट साइड अपॉन, वेरी गुड। तो h कितना आ गया, s sin थीटा। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या आएगा, 300 माइनस mg इंटू एस साइन थीटा कितना है h, तो mg h, वेरी गुड। तो 300 माइनस m की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, g कितना है 10, h कितना है 10, तो 300 में से 200 गए, सो 100 जूल। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, more or less of the same type, ये ज्यादा सिंपल है। A block of mass 1 kilogram slides down a rough inclined plane of inclination 60 degree। यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास 1 किलोग्राम है, स्लाइडिंग डाउन, डाउन याद रखना, रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स टॉप। तो यहाँ उल्टा केस है, टॉप से स्टार्ट होके वो नीचे जाएगा इस केस में। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.5 एंड लेंथ ऑफ द प्लेन, लेंथ ऑफ द प्लेन मतलब कौन, s, वो कितना दिया है 1 मीटर, देन वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, डायरेक्टली पूछा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। डू यू रिमेंबर हमने वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन का एक डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव किया था, म्यू के mg cos थीटा इंटू s, याद है ना, कल ही डिराइव किया था ये। म्यू के मैंने बताया था, जिसमें म्यू है वो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है, जिसमें म्यू नहीं है वो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी है। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होता है mg(s) sin थीटा और ये होता है म्यू के mg(s) cos थीटा, तो म्यू के mg(s) cos थीटा। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। म्यू के की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.5, मास कितना है 1, g वैल्यू कितना है 9.8 और cos ऑफ 60 और s मतलब 1, लेंथ ऑफ द प्लेन इज 1 मीटर, सही है ना, हो गया क्वेश्चन खत्म। कैसे, लुक दिस इज हाउ मच 1/2, 9.8, this is also how much 1/2, करेक्ट। तो 9.8 के आधे का आधा, 9.8 का आधा होता है 4.9, उसका आधा होता है 2.45, तो 2.45 जूल है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन सी। चलो अगला क्वेश्चन, क्विक क्विक क्विक। Question number 7, again a simple question. A block of mass 50 kg slides over a horizontal distance of 1 meter. एक ब्लॉक है जिसका मास 50 किलोग्राम है, इट स्लाइड्स ओवर अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, मतलब इंक्लाइन प्लेन नहीं है यहाँ पे। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देयर सरफेसेस 0.2, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इट इज अ जोक अगेन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन वही मैंने आपको बताया, वही है म्यू के mg(s), क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए मतलब प्लेन इंक्लाइन नहीं हो तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 होता है, तो cos 0 कितना हो जाता है 1,
हमने कल ही देखा था, इस केस में डायरेक्टली क्या होता है, म्यू के mg इंटू एस। म्यू के की वैल्यू कितनी है 0.2, मास कितना दिया हुआ है 50, जी की वैल्यू 9.8 लेना पड़ेगा आपको, और एस कितना है S1। 50 इंटू 0.2 कितना होता है 10, 10 इंटू 9.8 कितना होता है 98, तो 98 जूल। चलो अगला क्वेश्चन, नो टाइम फॉर यू टू राइट दिस डाउन क्योंकि कुछ देयर इज नो सब्सटेंस हियर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 2 kilogram mass starts from rest on an inclined smooth surface। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो। with inclination 30 degree and length 2 meter, how much will it travel before coming to rest on a surface with coefficient of friction 0.25? ये अच्छा क्वेश्चन है, तो पहले पूरा क्वेश्चन समझ लो, यहाँ ध्यान दो क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। A 2 kilogram mass starts from rest on an inclined smooth surface। तो ऐसा करता हूं, यहां पे मैं एक inclined smooth surface ले लेता हूं, स्मूथ सरफेस है, ठीक है, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है आपको। आगे क्या बोला है, अच्छा ये जो इंक्लिनेशन है ना, मतलब ये जो प्लेन का लेंथ है वो कितना है 2 मीटर। गुड, then how much will it travel before coming to rest on a surface with coefficient of friction 0.25? तो पहले पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। ऐसा एक प्लेन है और जो प्लेन है ये क्या है, स्मूथ है। क्या ये स्मूथ है, वेरी गुड। स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन होता है क्या, नहीं होता ना, और स्मूथ सरफेस पे ए की वैल्यू क्या होती है याद है आपको, जी साइन थीटा। कितना होता है, जी साइन थीटा, ठीक। अब पहले क्या हुआ, पहले ऐसा हुआ कि ये ऑब्जेक्ट यहां तक आया, कितना डिस्टेंस कवर करके आया, लेट अस से s, और s की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 मीटर, और ये शुरू में रेस्ट पे था, तो केस 1 में इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, और यही ऑब्जेक्ट जब नीचे पहुंचेगा, यहां पे जब आएगा, तो उसका वेलोसिटी जो भी होगा, इट विल गेन सम वेलोसिटी, फिलहाल मैं उसको बोल देता हूं v, तो ये फाइनल वेलोसिटी हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट स्मूथ सरफेस से नीचे आने के बाद इट कंटिन्यूज इट्स मोशन ऑन रफ सरफेस, तो ये जो सरफेस है ये कौन है, ये रफ सरफेस है। आया समझ में, यहां से नीचे आया यहां तक स्मूथ सरफेस, और उसके बाद वो किस पे चल रहा है, रफ सरफेस, तो यहां से यहां तक आने के बाद इट विल स्टॉप। ऐसे क्वेश्चन में बोला है, हाउ मच विल इट ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, बिफोर कमिंग टू रेस्ट, सही है, गुड। तो यहां पे फाइनल वेलोसिटी v डैश इक्वल टू 0, डैश क्यों, क्योंकि पहले केस में मैंने v यूज किया, u यूज किया, तो दूसरे केस में सिर्फ क्या कर दिया, डैश। अब एक बात बताओ, पहले केस का इनिशियल कितना था 0, राइट, पहले केस का फाइनल कितना है v, ये सेकंड केस का क्या बन जाएगा इनिशियल, तो ये क्या बन जाएगा u डैश। और सेकंड केस में आपको क्या पूछा है, डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछा है ना, मतलब क्या पूछा है s डैश, सही है। ये जो सरफेस था ये कौन था, स्मूथ, और नीचे क्या है रफ। यहाँ पे फ्रिक्शन है क्या, नहीं, फ्रिक्शन यहाँ पे है क्या, यस, और यहाँ पे फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट कितना दिया हुआ है 0.25, बराबर। अभी भी क्वेश्चन नहीं समझा तो कोई बात नहीं, स्मूथ सरफेस, रेस्ट से ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, u इक्वल टू 0, नीचे आते आते इट विल गेन सम वेलोसिटी, वो कितना गेन हुआ बाद में देख लेंगे हम लोग। फिर उसके बाद इट गोज ऑन अ रफ सरफेस। अब कई जगह पे कंफ्यूजन ये होता है कि रफ सरफेस को तुमने हॉरिजॉन्टल क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं है, मतलब क्या लेंगे बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल, तो रफ सरफेस क्या है हॉरिजॉन्टल, इंपॉर्टेंट है। डू यू रिमेंबर कल मैंने आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस का एक फॉर्मूला दिया था, v स्क्वायर बाय 2a इज म्यू जी, याद है, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, कल का लास्ट टॉपिक था ये थ्योरी पार्ट का, नहीं याद, मैंने बताया था अगर एक गाड़ी ने इंजन बंद कर दिया तो थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करके वो रुक जाएगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड सरफेस। तो हमने v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ये फॉर्मूला यूज किया था, v की वैल्यू 0 हो गई थी, यू स्क्वायर माइनस 2as, माइनस क्यों, क्योंकि रिटार्डेशन है, और a क्या है म्यू जी, भूल गए, चलो कोई बात नहीं, मैं वापस बता देता हूं, कोई बात नहीं।
आई वॉज ट्राइंग टू गिव यू अ ट्रिक बट यू डू नॉट रिमेंबर द फॉर्मूलाज, तो कोई बात नहीं। केस वन इज फॉर स्मूथ सरफेस, ठीक है। तुमको केस वन में क्या चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करो, उल्टा अप्रोच यूज करो। पहले केस टू लिखो। केस टू क्या है? रफ सरफेस है। क्या है? रफ सरफेस है। तुमसे पूछा क्या है? कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, मतलब क्या पूछा है? एस डैश। तो मैं वी डैश स्क्वायर इक्वल टू यू डैश स्क्वायर प्लस 2a एस डैश, ए डैश एस डैश, ठीक है, लिख सकता हूं ऐसा। ओके, वी डैश कितना है? 0। यू डैश स्क्वायर बाद में देखेंगे। what is acceleration on a horizontal rough surface? mu g s dash। सही है। तो यहां से s डैश का फॉर्मूला क्या बनेगा? u डैश स्क्वायर अपॉन 2 म्यू g। ये फॉर्मूला कल ही मैंने तुमको ये डिराइव करके दिया है। तो याद होगा तो अच्छी बात है। अब प्रॉब्लम क्या है? अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, डू आई नो व्हाट इज म्यू? ऑफ कोर्स आई नो व्हाट इज म्यू। कितना है? 125। g का वैल्यू 10। तो व्हाट आई डोंट नो टू सॉल्व दिस इज u डैश स्क्वायर, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड केस। बट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड केस इज नथिंग बट, हाँ, इसके लिए आपको केस 1 लगेगा। तो अभी यहां पे क्या करोगे? सेम फॉर्मूला, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सही है, गुड। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर 0। और इंक्लाइन प्लेन अगर स्मूथ हो तो क्या लिखते हैं? जी साइन थीटा। अगर इंक्लाइन प्लेन स्मूथ नहीं हो, रफ हो और बॉडी नीचे जा रहा हो, नीचे, तो माइनस म्यू कॉस थीटा। लेकिन हमको जो सरफेस दिया है इंक्लाइन वो स्मूथ था ना, तो म्यू की वैल्यू कितनी थी? 0। इसके सेकेंड टर्म क्या आ गया? 0 इंटू क्या लिखेंगे? s। हो गया, गुड। तो वी स्क्वायर कितना आ गया? 2g साइन थीटा इंटू एस। करेक्ट, गुड, राइट। एक काम करो, थोड़ा सा स्मार्ट काम करोगे तो बेटर ऑफ, बहुत अच्छा हो जाएगा। बट ये जो पहले केस का फाइनल वेलोसिटी है, ये दूसरे केस का क्या है? तो डायरेक्टली ये वैल्यू वहां डाल दो, जी कैंसिल हो जाएगा आपका। तो क्या आ जाएगा? ये 2g साइन थीटा इंटू एस, सब्स्टिट्यूट कर दो। देयरफॉर एस डैश इक्वल टू यू डैश स्क्वायर। व्हाट इज यू डैश स्क्वायर? 2g साइन थीटा इंटू एस अपॉन कितना? 2 म्यू जी। वेरी गुड। तो 2 म्यू जी, इसमें 2g कैंसल, 2g कैंसल, तो साइन थीटा एस बाय म्यू। वेरी गुड, साइन थीटा एस बाय म्यू। साइन थीटा, व्हाट इज थीटा वैल्यू? 30। व्हाट इज एस वैल्यू? एस कितना है? 2 अपॉन म्यू 0.25। करेक्ट है। साइन 30 कितना होता है? 1/2। कितना? 1/2। और ये 2 ऊपर था क्या? यस। और 0.25 पता कितना होता है? 2 तो एस डैश कितना आ गया? 4 मीटर। तो 4 मीटर है क्या? ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है और ये क्वेश्चन आपको 12th के रोटेशनल डायनामिक्स में सर्कुलर मोशन के पार्ट में आने वाला है। तो मैं अभी बता देता हूं, वापस हम पूरा थ्योरी करेंगे। अ मोटरसाइकिल इज ट्रैवलिंग ऑन अ कर्व ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर। मोटरसाइकिल इज ट्रैवलिंग ऑन अ कर्व ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन, वैसे तो ये रियल लाइफ का प्रॉब्लम है, आप जब गाड़ी चलाते हो तो उस केस में इफ यू सी, जब भी टर्न आता है, तो टर्न पे जो रोड होता है ना, इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कल। मतलब इट इज लाइक अ आर्क ऑफ सर्कल। और किसी भी आर्क का एक सेंटर होता है और सेंटर से वहां तक, आर्क तक का डिस्टेंस को तुम बोलते हो रेडियस। इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 500 मीटर। तो ये जो रेडियस है, whenever there is a turn, that particular part of the road is like a circle, arc of a circle, right? तो मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा? सर्कुलर। यहाँ पे लीनियर मोशन था, यहाँ पे भी लीनियर मोशन था, लेकिन उतने पार्ट में क्या है? सर्कुलर मोशन। याद रखना, आगे काम में आएगा। अब इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर इज 0.5, तो गाड़ी के टायर और रोड में फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट कितना है? 0.5। द स्पीड
अवॉइडिंग स्किडिंग विल बी। अब ये स्किडिंग मतलब स्लिप होना, और गाड़ी स्लिप क्यों होगा पहले तो ये समझ लो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड whenever any object is performing circular motion, वहां पे एक नेसेसरी फोर्स होता है, क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रीपिटल, राइट। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल ये एक पेंडुलम जैसा है, इट्स लाइक अ पेंडुलम, इट्स नॉट रियली अ पेंडुलम बट इट्स लाइक अ पेंडुलम। अब अगर इसको मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सेट करता हूं तो ये ऑब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है अभी, सर्कुलर मोशन। तो विच फोर्स इज नेसेसरी, सेंट्रीपिटल। कहां से आया, कहां से, वो तो टूवर्ड्स है, आया कहां से, एवरी फोर्स हैज अ सोर्स। कहां से आया, टेंशन इन द स्ट्रिंग और वेट। जब ऑब्जेक्ट नीचे था तो टेंशन ऊपर की तरफ था, क्योंकि टेंशन होता है टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और वेट का है नीचे, तो टेंशन माइनस mg से आ गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। जब ये ऊपर था तो टेंशन कहां है, नीचे, mg भी कहां है, नीचे, तो टेंशन प्लस mg सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब भी एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैन बी पेंडुलम, ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग एल्स, विच इज द कंपल्सरी फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पे भी जो गाड़ी टर्न ले रहा है तो वहां पे भी कंपल्सरी कौन सा फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगा, फ्रिक्शन से आएगा, और कुछ तो है नहीं। देयर इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स, तो इट इज कमिंग फ्रॉम फ्रिक्शन, राइट। दिस इज हाउ यू नीड टू थिंक। इवन आगे जाके केस और आएगा जिसको तुम मौत का कुआं बोलते हो, वेल ऑफ डेथ, है ना, उसमें गाड़ी क्या करता है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। हैव यू एवर थॉट कि नीचे क्यों नहीं गिरा, तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए जो फोर्स चाहिए उसका एक सोर्स है, वो हम देखेंगे। अभी फिलहाल तो हम इस पे आ जाते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर बाय r, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, और हॉरिजॉन्टल सरफेस में नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, mg। वेरी गुड, तो ये हो गया कैंसल। तो v स्क्वायर क्या आ गया, म्यू आर जी। तो v क्या आ जाएगा, v क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। इसको बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है ना, रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, अगर फ्रिक्शन नहीं है, इसके लिए तो बोला जाता है कि आपके जो गाड़ी के टायर होते हैं वो आप पीरियडिकली चेंज करो, या फिर आफ्टर सम 1000 किलोमीटर्स डिपेंडिंग ऑन व्हीकल टू व्हीकल, 5000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर चेंज करना पड़ता है ना टायर। हम लोग करते नहीं है, इसलिए एक्सीडेंट्स होते हैं फिर, क्योंकि टायर अगर तुम टाइम पे चेंज नहीं करोगे तो टायर स्मूथ हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा तो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट कम हो जाएगा, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट कम हो गया तो जो सेफ्टी स्पीड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं करता, रेनी सीजन है, रास्ते में पानी पड़ा हुआ है तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, कम। दैट इज एडवाइज्ड that you change the tires periodically so that the frictional coefficient is more and hence safety speed is also more। नहीं तो क्या होगा ना, तुम टर्न लेने गए और गए, कहाँ गए वो मैं नहीं बोलूंगा, आप वो गए, अभी हॉस्पिटल गए कि उसके अगले स्टेप पे गए, दैट आई डोंट नो, इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड। म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5, रेडियस कितना दिया हुआ है आपको, कितना 500, जी की वैल्यू आप 10 ले लो, बेटर ऑफ। देखो क्या आएगा, ये हो जाएगा 2500, है ना, 5000 इंटू हाफ 2500, कितना आ गया 50 मीटर पर सेकेंड, हो गया। ऑप्शन नंबर 1 खत्म। Man of mass 60 kilogram slides down a pole. He is pressing the pole with a force of 600 Newton. The coefficient of friction between the hand and the pole is 0.5. With what acceleration will the fireman slide down? अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। दिस इज अ पोल, और आपने देखा होगा जो ये फायर फाइटर्स होते हैं ना, फायर फाइटर्स जब कहीं आग लगती है तो उनको नीचे आना होता है, तो एक पाइप को पकड़ के वो नीचे स्लाइड करके आते हैं। तो जब पाइप को पकड़ेंगे तो पाइप को प्रेस करेंगे, वो एक्शन है तो रिएक्शन भी होगा। तो यू हैव टू रिमेंबर कि रिएक्शन फोर्स कहाँ से आ रहा है, तो यू नीड टू रिमेंबर दिस। ये जो फायर फाइटर था, फायरमैन था, उसका मास आपको दिया हुआ है 60। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो mg इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो उसका वेट कहाँ पॉइंट कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स।
राइट। और क्योंकि ये फायर फाइटर नीचे आ रहा है, बोला है स्लाइड्स डाउन, तो फ्रिक्शन कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। तो दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। विच फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, बिकॉज मोशन ऑलरेडी है। और फायर फाइटर ने पोल को पकड़ के रखा हुआ है, तो ये हो गया एक्शन, ये हो गया एक्शन। एक्शन और रिएक्शन सेम होगा, तो ये आ गया आपका एक्शन F, ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन R। तो ये हो गया फोर्सेस। आपको पूछा क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करोगे, इट इज नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। व्हाट इज नेट फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड क्या है mg, अपवर्ड क्या है Fk अपॉन m। हाउ डू फाइंड आउट फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन अपॉन m। यहां पे नॉर्मल रिएक्शन कहां से आ रहा है, अप्लाइड फोर्स से, क्योंकि एक्शन रिएक्शन की वैल्यूज क्या होती है, सेम। वेरी गुड। तो A इक्वल टू mg, m की वैल्यू कितनी है 60, g की वैल्यू कितना बोला है 10। यहां तक क्लियर, 10 बोला है ना, ओके 10 बोला हुआ है, ठीक है। तो यू हैव एक्सेलरेशन इक्वल टू mg मतलब 60 इंटू 10, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है आपको 0.5, इंटू नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एक्शन, एक्शन कितना था 600, तो यहाँ पे 600 लिखोगे, अपॉन मास, व्हाट इज मास कितना है 60 है, 60 है ना, तो 600 में से 300 गए, 300 और डिवाइडेड बाय 60, तो कितना हो गया 300 बाय 60, मतलब कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। ब्लॉक ऑफ मास 1 किलोग्राम इज एट रेस्ट। 1 किलोग्राम का ब्लॉक है जो रेस्ट पे है, ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड टेबल इज 0.5। इफ g is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, then the magnitude of force acting upwards at an angle 60 from the horizontal that will just start the block moving is। तो पहले पूरा क्वेश्चन समझ लो, इसके दो मेथड्स है, मैं दोनों बता देता हूँ। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का ब्लॉक है, वो रेस्ट पे है, कहाँ पे रेस्ट पे है, ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। एक ब्लॉक है वो एक टेबल पे है, हॉरिजॉन्टल टेबल पे है, रेस्ट पे है, ऐसा उन्होंने बोला है। Then coefficient of static friction between the block and table is 0.5, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। Then the magnitude of force acting upwards at an angle 60 डिग्री from the horizontal। मैं काम करता हूं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, दिस इज सम हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो फोर्स है, फोर्स वो कितने डिग्री पे है 60 विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, मतलब ऐसा फोर्स है। तो फोर्स पुल फोर्स है, पुल force acting upwards at an angle 60 degree, right? So what is the minimum force required to just start the motion of the block? अब इसके दो मेथड क्यों, क्योंकि एक तो तुमको डायरेक्टली मैंने फॉर्मूला डिराइव करके दिया हुआ है, अगर याद होगा तो, नहीं याद होगा मुझे पता है, इसके लिए मैं दो मेथड बता रहा हूँ। याद है कि आपको पुल फोर्स का फॉर्मूला दिया था मैंने, याद है? इस एंगल को हमने क्या बोला था, अल्फा। वेरी गुड। तो यहाँ पे ये जो पुल फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, कौन से दो होंगे, P कॉस और P साइन। ये P कॉस और ये जो P कॉस 60 है, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, मोशन के लिए, और ये आ गया P साइन 60। अगर मोशन टू द राइट है, मतलब जस्ट टू द राइट मूव होगा, तो फ्रिक्शन कहाँ होगा, टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट। अब जिनको नहीं याद कोई बात नहीं, बट यू शुड रिमेंबर द फॉर्मूलाज, सो आई विल टेल यू बोथ द मेथड्स। मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, याद है क्या बताया था मैंने, F इक्वल टू म्यू आर, फिर F फाइंड करो और R फाइंड करो, और सब F और R की वैल्यू F इक्वल टू म्यू आर में सब्सटीट्यूट करो। चलो नहीं याद तो कोई बात नहीं, देख के तो बता ही सकते हो। P cos 60 क्या कर रहा है, हाँ मतलब फ्रिक्शन बेसिकली इज अपोजिंग P cos 60। चलो ठीक है, ये आ गया, तुमको P फाइंड करना है वैसे भी, राइट। व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। वेरी गुड। तो P cos 60, व्हाट इज cos 60, 1/2, ठीक। नॉर्मल रिएक्शन प्लस P sin 60 इक्वल टू, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या आ गया
एम जी माइनस पी साइन 60, वेरी गुड, पी साइन 60, फाइन, इक्वल टू पी बाई म्यू. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू? 0.5, मतलब हाफ. इस हाफ को एम जी से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया बराबर ना एम जी. हाँ वेरी गुड, पक्का ना. हाँ, पी साइन 60 √3/2 और बाहर कितना है? म्यू है. म्यू क्या है? 0.5. 0.5 कितना है? हाफ. तो और एक हाफ. एग्री? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है. सॉल्यूशन भी पता है लेकिन नंबर्स पे ध्यान नहीं है. तो नंबर्स पे ध्यान नहीं दोगे तो कैसा चलेगा? ओके पक्का. व्हाट इज साइन 60 √3/2. अब ठीक है, अब बराबर लाइन लग गई लाइन. हो गया. इसको वहां शिफ्ट कर दो. क्यों शिफ्ट करना है? क्या फाइंड करना है तुमको? पी. वेरी गुड. तो जो फाइंड करना है ना उसको एक साइड पे रखो, बाकी सब दूसरी साइड पे रख दो. तो mg/2 इक्वल टू, राइट, मैं एक काम और करता हूं, तीनों में 2 दिख रहा है ना. हाँ उड़ा दो, डिलीट कर दो, डिलीट. तो 2 गया, क्या बचा? √3p. और यहाँ क्या बचा? p. तो p और ये √3p यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस √3p. एग्री? बराबर, पक्का पक्का. m की वैल्यू कितनी दी थी? 1. g के लिए कितनी बोली है? 10. तो 1 × 10 इज 10. p कॉमन आ गया. 1 प्लस √3. व्हाट इज √3? 1.732. उसमें 1 ऐड कर लिया तो 2. वेरी गुड. तो p कितना आ गया? 10/2.732. सही है, करेक्ट है, बराबर. अब लुक, यहां ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है. 10/2.5 होता, अगर 10/2.5 होता तो कितना आंसर आता? 4. ठीक है. डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो नंबर छोटा होगा. एग्री? ऐसा कुछ दिखता है क्या? देख लो पहले. नहीं है, नहीं है ना. तो है क्या आंसर? नहीं है तो क्या करेंगे फिर? आ रहा है क्या आंसर? कैलकुलेटर पे चेक कर लो. ठीक है, कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं. तो क्या है आंसर? 10 डिवाइडेड बाय 2.732, 3.66. और ऐसा तो आंसर है नहीं. तो गलती क्या हुई चेक कर लो. ब्लॉक ऑफ मास 1 किलोग्राम रेस्ट पे है ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस. कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5 दिया हुआ है, वो भी ठीक है. गुड. देन जी के लिए 10 दी हुई है. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग अपवर्ड्स एट एंगल 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल. तो अपवर्ड फोर्स 60 डिग्री पे है, ये p cos 60 हो गया. ठीक है, p cos 60 इज बेसिकली p/2. ये भी ठीक है, p sin 60 इज √3p/2. दैट इज ऑल्सो ओके. एवरीथिंग इज ओके. यहाँ तक क्लियर? तो क्या पूछा था तुमको? p पूछा है, p है ना, पक्का p पूछा है ना. तो p पूछा है. तो f इक्वल टू p cos 60. यहाँ तक क्लियर? यस. r क्या आएगा? r mg माइनस, ओके पक्का, mg माइनस p साइन 60. तो f इक्वल टू, ये भी ठीक आ गया, μr, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन. तो ठीक, ये करेक्ट है. नॉर्मल रिएक्शन कितना है? mg माइनस, और म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.5. 0.5 कितना है? 1/2. और ये कितना है? mg. ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक. 1/sin 60. रुको. p cos 60 इक्वल टू f बराबर है क्या? यस. म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन लिखा क्या? सही है. cos 60 हाफ होता है क्या? करते हो, ये करेक्ट है क्या? एक एक स्टेप चेक करो ना. ये करेक्ट है? यस. ये करेक्ट है? यस. बराबर. sin 60 करेक्ट है? यस. अब यहां पे क्या गलती हुई कि ये जो 2 है ना, इधर क्या आना चाहिए था? हाँ, तो मैंने 2 अलग से लिखा ना. लिखा कि नहीं लिखा? ये 2 अलग से, ये 2 लिखा ना वापिस से एक बार. हाँ, तो गलती नहीं है, दैट इज करेक्ट. कॉमन mg/2 p/2 √3/2
क्या कॉमन, क्या कॉमन? यहां तक क्लियर? हाँ वेरी गुड, क्लियर। मैंने इसलिए बोला था एक एक स्टेप। साइन 60 बराबर लिखा, बराबर लिखा ना? हाँ ये बराबर है, हाँ ये बराबर है, ओके। अब तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है कि ये जो म्यू है ना, ये म्यू बराबर बाहर था, तो ये mg/2 आएगा कि नहीं? हाँ आएगा। ये p/2 आएगा कि नहीं? आएगा। ये √3/2 आएगा कि नहीं? हाँ वो 4 नहीं होगा, तुमने ऑलरेडी 2 कर लिया मल्टीप्लाई, वो 4 नहीं होगा। इधर तुमने 2 अलग लिखा ना, हाँ हो गया बराबर। तो मैंने पहले क्या लिखा था फिर? दिस इज राइट, एब्सोल्युटली राइट, नथिंग रॉन्ग हियर। ऐसे छोटे छोटे गलती करोगे एग्जाम में तो गए काम से। तुम क्या सोच रहे हो ना, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई करो, उससे भी मल्टीप्लाई करो। व्हाट समवन वाज सेइंग मी, हाँ वो देखते हैं आगे का, ये तो स्टेप करेक्ट क्लियर कर लो ना। इसमें से तुमने 2 निकाल लिया, हटा दिया। अब गलती कहां हुई? सिर्फ यहां पे, बराबर, बराबर है ना? 2 2 और 2, यहां पे 2 2 थे तो मैंने एक बार और लिखना चाहिए था। एग्री? अब मिल गई गलती, चलो मिल गई, वेरी गुड, हो गया, आंसर आ गया, डोंट वरी। सही है, सही है नहीं? ये व्हाट इज √3/2? 0.8606। उसमें 1 ऐड करोगे तो कितना होगा? कितना? 1. हाँ अभी ठीक है, ठीक है। अभी √3/2 कितना? 0.8606। उसमें क्या ऐड किया? 1। अब ठीक, अब आ गया आंसर, आ गया, आ गया 5.36 आंसर आएगा, आ गया 5.36। क्यों आएगा? व्हाट इज 10/2? 5। तो डिनोमिनेटर छोटा तो नंबर बड़ा, तो आंसर आ जाएगा आपका 5 पॉइंट समथिंग समथिंग, जो भी दिया है वो। गुड, हो गया। अब टू अवॉइड सच मिस्टेक्स, मेथड नंबर 2 मैंने बताया था आपको, इतनी गलती यहां करनी है कि एग्जाम में हो ही नहीं, तो अल्टरनेट मेथड। अब अल्टरनेट मेथड में क्या है? अल्टरनेट मेथड में सिर्फ इतना है, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बता दिया था पुल फोर्स का फॉर्मूला याद कैसे रखते हैं। वेट साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ व्हाट माइनस व्हाट? हाँ, अल्फा माइनस थीटा। सही है, करेक्ट है। अब प्रॉब्लम ये आएगा, थीटा तो पता नहीं, थीटा तुमको पता है, मैं बताता हूं कैसे पता है। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 60। अल्फा कितना है? 60। थीटा नहीं पता, मैं बताता हूं थीटा कैसे पता है। व्हाट इज म्यू? याद है म्यू? tan थीटा। व्हाट इज म्यू वैल्यू हियर? 0.5, 1/2। 1/2 इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा। आ गया ध्यान में? राइट। तो यहां से तुमको साइन और कॉस दोनों की वैल्यू मिल गई ना? मिली कि नहीं? आपका मैथमेटिक्स बहुत वीक है, और रिमेंबर मैं जहां भी मिस्टेक करूंगा वो एक रीजन की वजह से होता है, दैट आई वांट यू टू इंप्रूव। बता देता हूं, कोई बात नहीं। tan थीटा कितना आया? tan थीटा कितना आया? म्यू, म्यू क्या है? थोड़ा सा प्रोसेसर को अपग्रेड करो, टू स्लो। थीटा, व्हाट इज tan थीटा बाय डेफिनेशन? विच साइड अपॉन विच साइड? अपोजिट अपॉन, हाँ वेरी गुड, अपोजिट 1 एडजेसेंट 2। बराबर, आगे बात ध्यान में, ये 1 और 2, तो ये क्या? √5। एग्री टू दिस? पक्का पक्का, बाद में मत बोलना गलत है। सही है। अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, व्हाट इज साइन थीटा? विच साइड अपॉन विच साइड? अपोजिट अपॉन, व्हाट इज कॉस थीटा? एडजेसेंट अपॉन, ये सिर्फ मैं बता रहा हूं कि क्यों ऐसा लिखना है, वो बाद में देख लेंगे हम लोग। यू जस्ट नीड टू नो दिस। यहां तक क्लियर? पक्का? श्योर? अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई किया था मैंने? देयर इज रीजन। P इक्वल टू वेट, वेट क्या होता है? M पता है तुमको 1, G पता है तुमको 10, वो तुमको पता है, नॉट एन इशू, राइट। साइन थीटा भी पता लग गया, कितना आ गया? 1/√5। प्रॉब्लम आएगा डिनोमिनेटर में, कॉस ऑफ 60 माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू जो है ये आपको निकालनी पड़ेगी लॉग टेबल में से। समझ में आ रहा है? थीटा की वैल्यू फाइंड करोगे, थीटा की वैल्यू कहीं से तो फाइंड करोगे ना आप। थीटा, व्हाट इज साइन थीटा? 1/√5। √5 की वैल्यू डालोगे,
फिर वहां से थीटा निकालोगे और वो थीटा यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे और फिर सॉल्व करोगे, बराबर। तो ये जो हमने फॉर्मूला कल डिराइव किया था, ये कब अप्लाई करना है, दैट इज द होल पॉइंट। कब अप्लाई करना है ये, जब आपके पास म्यू की वैल्यू क्या क्या हो। व्हाट इज tan ऑफ 0? 0। वो तो स्मूथ सरफेस हो गया, क्योंकि tan, अगर मैं बोलता हूँ tan 0, थीटा 0 ले लिया तो सरफेस स्मूथ हो गया। व्हाट इज tan ऑफ 30? 1/√3। तो जब म्यू की वैल्यू 1/√3 दी हो तो आपको थीटा डायरेक्टली मिल जाएगा, तब ये फॉर्मूला। व्हाट इज tan ऑफ 45? 1, करेक्ट, राइट। व्हाट इज tan ऑफ 60? रूट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1 के ऊपर हो सकता है क्या? नहीं। तो यू आर लेफ्ट विद ओनली वन वैल्यू ऑफ थीटा। tan 0 मतलब सरफेस क्या है, मतलब हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि सरफेस क्या है, स्मूथ है, फ्रिक्शन ही नहीं है वहां पे। आगे बात ध्यान में, करेक्ट। व्हाट इज tan ऑफ 45? लेकिन 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, तो वो भी नहीं है। तो tan 30 कितना होता है? तो ये जो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला है ना, वो कब अप्लाई करोगे? ओनली व्हेन म्यू इज 1/√3, क्योंकि उसी केस में तुमको डायरेक्टली थीटा मिल जाएगा 30 एंड देन यू विल पुट 60 माइनस 30। आ गया ध्यान में? क्योंकि हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था लेकिन यूज नहीं किया। तो दो चीजें दैट यू हैव लर्नड हियर। नंबर 1 कि डायरेक्ट फॉर्मूला कब यूज करना है, ओनली फॉर म्यू इक्वल टू 1/√3। नंबर 2, ये छोटे छोटे मिस्टेक्स पे ध्यान देना, क्योंकि ये होते हैं। ये पूरा आंसर सॉल्व करने के बाद समझ में आता है कि आंसर मिल नहीं रहा हमको, तो यू हैव टू लुक एट दिस पर्टिकुलर मिस्टेक्स, स्मॉल मिस्टेक्स एंड डन। तो डायरेक्ट वाले फॉर्मूला कब लगाओगे? लास्ट टाइम आप पूछ रहे हो कब लगाओगे? फॉर म्यू वैल्यू ऑफ, ओके। अदरवाइज जो स्टैंडर्ड प्रोसेस बताया है, क्या बताया था? F इक्वल टू म्यू आर, फिर F फाइंड करना है और R फाइंड करना है और सब्स्टिट्यूट करना है। हो गया ऑप्शन नंबर बी। याद है क्या? मोशन ऑफ वन ब्लॉक ओवर अदर, हमने एक केस लिया था, दूसरा तुम करोगे, तो ये तुमको असाइनमेंट है, तुम करोगे, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। 15 नंबर क्वेश्चन इज टू सिंपल। अभी इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करने वाले हैं। अभी इसके आगे के सारे क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट जाएंगे। अ कार इज मूविंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड विथ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर मतलब 20 मीटर पर सेकंड होता है, क्योंकि 72 into 5/18 दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। इफ म्यू एस मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, वैसे म्यू एस बोलना गलत है क्योंकि म्यू के बोलना चाहिए, बिकॉज कार इज मूविंग। तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.5 है। देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच द कार कैन बी स्टॉप्ड इज, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच द कार कैन बी स्टॉप्ड, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज v²/2 म्यू जी। हमने आज भी देखा और कल भी हमने थ्योरी में डिराइव किया था। v 72 किलोमीटर पर आवर मतलब 20 मीटर पर सेकंड, उसका स्क्वायर हो गया 400 इंटू म्यू की वैल्यू 0.5 है, g की वैल्यू 10 है, तो नीचे कितना दिख रहा है? 10, बराबर ना। 2 into 0.5 is 1, 1 into 10 is 10, तो 400/10 is 40। ऑप्शन नंबर ए खत्म हो गया आंसर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है तो थोड़ा सा स्पीड स्लो डाउन करूंगा। दिस इज फ्रॉम नीट PYQ, अ वेरी गुड क्वेश्चन, तो यू नीड टू पे अटेंशन हियर। सिंपल है ऑफ कोर्स। द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव अ बॉडी अप द इंक्लाइन प्लेन, रिमेंबर द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी अप, राइट, और जस्ट वर्ड तो यूज किया है, जस्ट मूव बॉडी अप inclined plane is double the force required to just prevent the body from sliding down the plane. Very good. The coefficient of friction is mu. The inclination theta of the plane is. तो पहले क्वेश्चन वापस एक बार समझ लो। सेम प्लेन, सिर्फ एक केस में हमको बॉडी को जस्ट ऊपर मूव करना है और दूसरे केस में हमको उसको स्लाइड होने से रोकना है। फाइन। एंगल थीटा, एंगल थीटा, प्लेन भी सेम है, बॉडी भी सेम है। सिर्फ क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि पहले केस में क्या करना है आपको? व्हाट यू सपोज टू डू इज जस्ट मूव द बॉडी अप। ओके, ठीक है। यू नो व्हाट आर द कंपोनेंट्स इन दिस केस? बताओ। mg cos नॉर्मल रिएक्शन, mg sin थीटा, ठीक। तो
दोनों केस में डायग्राम तो सेम है, तो मैं डायग्राम जस्ट कॉपी करके यहाँ रख देता हूँ, सेम है। पहले केस में क्या बोला था, क्या बोला है, बॉडी को जस्ट ऊपर मूव करना है, तो जस्ट ऊपर मूव करना है, तो फोर्स मैंने लगा दिया लेट अस से F। अगर बॉडी को ऊपर मूव करना है तो फ्रिक्शन कहाँ होगा, नीचे होगा। वेरी गुड, फ्रिक्शन नीचे होगा। मैं तुमको इसका शॉर्टकट भी बताने वाला हूं, तो थोड़ा सा ध्यान दो क्वेश्चन पे, क्योंकि सारे स्टेप्स परफॉर्म करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। आई गिव यू अ वेरी शॉर्टकट ट्रिक ऑफ दिस टू सॉल्व। दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में बॉडी नीचे आ रहा है, उसको आने नहीं देना है, नीचे आ रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ है, कहाँ है, अपवर्ड्स है। तो कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन। यहां पे भी क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, यहां तक क्लियर, बराबर, सही है। बॉडी नीचे आ रहा था, नहीं आने देना है, तो फोर्स कहां लगाना पड़ेगा, बॉडी नीचे आ रहा था, नहीं आने देना है, तो फोर्स कहां लगाना पड़ेगा, ऊपर। वेरी गुड, तो इस फोर्स को नाम देता हूं F डैश। क्या बोल देंगे इसको, F डैश। हो गया, मैं वापस बता देता हूँ। आई अंडरस्टैंड, बहुत टाइम हो गया तुम बैठे हो, आई अंडरस्टैंड, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले केस में बॉडी को कहाँ लेके जाना है, ऊपर। ऊपर तो धक्का कहाँ दोगे, ऊपर, फ्रिक्शन कहाँ होगा, वेरी गुड, हो गया क्लियर। दूसरे केस में बॉडी कहाँ आ रहा था, फ्रिक्शन कहाँ होगा, नहीं आने देना है, फोर्स कहाँ लगाओगे, दोनों केस में अप्लाइड फोर्स कहाँ है, ऊपर है। वेरी गुड, कहाँ है, ऊपर है। ठीक है, दूसरे केस का जो फोर्स है वो कितना है, F डैश। पहले में कितना है, और कंडीशन क्या दिया है, F डैश इक्वल टू 2F, ऐसा बोला है उन्होंने, बोला है क्या, देखो, द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव बॉडी अप, 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 जस्ट मूव बॉडी अप। कौन सा केस था वो, अप का कौन सा केस था, पहला, इज ट्वाइस ऑफ, डबल ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। तो F इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ F डैश। पहले केस में क्या लिखा तुमने, F, दूसरे केस में क्या लिखा, ऊपर कहां भेज रहे हो, पहले केस में, और प्रिवेंट कब कर रहे हो, दूसरे केस में, बराबर है। तो F इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ F डैश। अब आपके पास दो मेथड्स है सॉल्व करने के लिए। मेथड 1, F निकालो, यहां से F डैश निकालो और सब्स्टिट्यूट करो, ओके, मेथड 1। मेथड 2, बी स्मार्ट बिकॉज यू आर स्मार्ट। व्हाट इज फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, सही है, मास कैंसल। ठीक, क्या था, ठीक। पहला केस में ए यू आर मूविंग द बॉडी अप, आपके केस में क्या था, याद है क्या, वाह, याद है, जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, एक्सेलेंट। दूसरे केस में बॉडी वॉज कमिंग डाउन, तो जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। चलो वेरी गुड, सही हो गया, कैंसल एंड कैंसल, तो क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा माइनस 2 म्यू कॉस थीटा। 2 साइन थीटा में से 1 साइन थीटा माइनस कर लो तो कितना बचा, म्यू कॉस थीटा में 2 म्यू कॉस थीटा ऐड कर लो तो कितना होगा, वेरी गुड, 3 म्यू कॉस थीटा। तो 3 म्यू क्या आ गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, मतलब 3 म्यू क्या आ गया, tan थीटा। तो थीटा क्या आ गया, tan इनवर्स ऑफ 3 म्यू। तो आंसर में होना चाहिए ना, है क्या, ऑप्शन नंबर डी। पुश्ड मोमेंटरीली अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद इनिशियल वेलोसिटी v। एक ब्लॉक है, उसको हमने एक इनिशियल वेलोसिटी v के साथ पुश कर दिया। सीईटी में क्वेश्चन किया है हमने, सीईटी क्लास में। इफ म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन b एंड द सरफेस, ब्लॉक b विल कम टू रेस्ट आफ्टर अ टाइम। तुमको यह बोला है कि इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया था, v, u को क्या बोल दिया, v, और फाइनली ऑब्जेक्ट क्या हो गया, स्टॉप हो गया। स्टॉप होना मतलब v इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0। सरफेस क्या है, हॉरिजॉन्टल और रफ, तो a क्या होता है, म्यू जी। और क्या पूछा है, टाइम।
ऐसा कौन सा इक्वेशन है जो v, u, a और t को कनेक्ट कर ले? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सिर्फ मैं लिखूंगा v इक्वल टू यू माइनस ए टी, क्योंकि रिटार्डेशन है। v की वैल्यू कितनी है? 0। u की वैल्यू कितनी है? v, तो 0 इक्वल टू v माइनस ए टी, तो ए टी क्या आ गया? v, तो t क्या आ गया? v बाई ए, लेकिन a क्या होता है? म्यू जी, तो v बाई म्यू जी कहां दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है, करेक्ट। ये हमने सीईटी में सॉल्व किया, यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन विथ एग्जैक्टली सेम सिंबल्स। हो गया। अगला क्वेश्चन ये अच्छा है, दिस इज समथिंग दैट यू शुड सॉल्व। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड एट रेस्ट ऑन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। एक ब्लॉक है जिसका मास m है, वो एक इंक्लाइन प्लेन पे है। ओके, इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड प्लेन इज म्यू, then the total force the inclined plane exerts on the block is। good question। पहले क्वेश्चन समझ लो। हमारे पास एक inclined plane है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, इस पे एक ब्लॉक है, वो ब्लॉक रेस्ट पे है, क्लियरली मेंशन किया है रेस्ट पे है। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, ये पता होना ही चाहिए, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको, नहीं तो गए। तो हमारे पास क्या था? एक ब्लॉक है, अरे अरे रोटेट हो जाओ, हो गया, थैंक यू, थैंक्स बट नो थैंक्स। ओके, आई समटाइम्स आई फील लाइक आई एम अ ड्राइंग टीचर विच आई एम नॉट रियली। तो बता दो कंपोनेंट्स, बता दो, जल्दी बताओ। वेरी गुड। ओके, ये कौन है? mg साइन थीटा है। ये कौन है? mg कॉस थीटा है। ये कौन है? r है, नॉर्मल रिएक्शन है। सही है। तुमको क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि ये जो ब्लॉक है ये इंक्लाइन सरफेस पे रेस्ट पे है। किसमें है? लेकिन mg साइन थीटा कहाँ पॉइंट कर रहा है? नीचे। तो नीचे आना चाहिए था, आ रहा है क्या? नहीं, तो क्यों नहीं आ रहा? फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। हो गया, राइट। अभी इसको मैं फिलहाल सिर्फ F बोल देता हूं। क्वेश्चन में क्या पूछा था? What is the force exerted by the plane on the block? ऐसा ही बोला है ना? The force, total force the inclined plane exerts on the block. Inclined plane block पे कौन से फोर्सेस लगा रहा है बता दो। नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। वेरी गुड। तो इन दोनों का क्या चाहिए? अरे हमने किया है ना, ये थ्योरी में किया था ना। चलो ठीक है, वापस एक बार। इंक्लाइन प्लेन ब्लॉक पे कौन से फोर्सेस लगा रहा है? फ्रिक्शन एंड मतलब दो लगा रहा है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां जाएगा? डायगोनल जाएगा, यहां आएगा। वेरी गुड। तो ये तो हमने किया था ना सॉल्व, लेकिन ये हमने थ्योरी में किसके लिए देखा था, याद है क्या? इंक्लाइन सरफेस के लिए कि हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए? किसके लिए? हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे किसके लिए है? तो थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी सेम रहेगा। व्हाट इज एस? जल्दी बताओ, क्विक। अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वेरी गुड, ठीक है। व्हाट इज एफ? फ्रिक्शनल फोर्स, म्यू आर चलेगा। mg साइन थीटा वो भी चलेगा, वो आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो F क्या है? mg। वो दोनों से ही आंसर सेम आता है, सिर्फ अगर तुम डायरेक्टली F इक्वल टू mg साइन थीटा लिखोगे तो स्टेप्स कम होंगे, नहीं तो थोड़े से स्टेप बढ़ जाएंगे, आंसर सेम आएगा। इसका क्या करेंगे? स्क्वायर। वेरी गुड। व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन? mg cos थीटा। इसमें से क्या कॉमन निकालोगे? mg का स्क्वायर। तो mg का स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो क्या रह गया? साइन स्क्वायर, और क्या रह गया साथ में? प्लस कॉस स्क्वायर। वेरी गुड। व्हाट इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर? 1। और mg का स्क्वायर रूट कितना? हाँ, तो आंसर इज mg, ऑप्शन नंबर ए। अब सिर्फ एक मिनट। आंसर इज करेक्ट, स्टेप्स आर लेस। मैंने बोला दूसरा मेथड भी है तो कर सकते हो, बता देता हूं, वो करना मत, लेकिन बता देता हूं। S इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है याद है? म्यू आर। तो म्यू आर का स्क्वायर प्लस आर
स्क्वायर, फाइन, गुड। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? आर स्क्वायर। क्या बचा? म्यू स्क्वायर प्लस 1, ये भी सही है। आर स्क्वायर रूट से बाहर तो क्या आ गया? आर, अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1, लेकिन म्यू क्या होता है पता है? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और आर क्या है? क्या है आर? mg cos theta. I am telling you this method only because most of the books, more than 90% of the books have given this method, which is not necessary actually. What is tan theta? Sin by cos. So sin square by, so sin square theta by cos square theta plus 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ऐसे इक्वल टू क्या आ जाएगा? mg cos theta, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगा? sin square theta plus cos square theta अपॉन क्या आएगा? cos square theta. sin square theta plus cos square theta कितना है? 1. cos square का रूट कितना? cos, तो क्या आ जाएगा? mg cos theta by cos theta, cos theta ऐसे इक्वल टू, तो ये इजी की ये इजी है, ऑफ कोर्स मेथड नंबर 1। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, दिस इज इजी बट कंफ्यूजिंग। तो व्हाई कंफ्यूजिंग, चलो देखते हैं। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ओके, टू कवर डिस्टेंस x. The coefficient of friction between road and tires is mu. Good. The time in which the car can cover distance x is proportional to. Car starts from rest, मतलब u equal to 0 to cover distance x. Coefficient of friction is mu, right? Minimum time पूछा है आपको, minimum time in which the car can cover a distance x is. क्या करेंगे? Minimum time v equal to u plus at. ओके, यहाँ तक क्लियर? अब ये यूज करना है कि नहीं देखते हैं हम लोग। हमको क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस। इसमें डिस्टेंस आया क्या? नहीं, तो फिर ये यूज होगा नहीं। डिस्टेंस इसमें आता है s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर, सही है। s कितना बोला है? x, u कितना बोला है? 0। हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे a क्या होता है? क्या होता है? अरे बताओ क्या होता है? म्यू जी, तो म्यू जी बाई 2 इंटू टी स्क्वायर। वेरी गुड, गुड। यहां से टी स्क्वायर कितना आ गया? टी स्क्वायर कितना आएगा यहां से? व्हाट इज टी स्क्वायर? 2x बाय म्यू जी। तो t इज अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट ठीक है, लेकिन चलो अंडर रूट ले लो। t इक्वल टू ओके अंडर रूट ऑफ, तो t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय, ओके, यहां तक क्लियर? आ गया आंसर? हो गया? करेक्ट है ना? अरे हाँ कि नहीं? करेक्ट है ना ये? हाँ बोल दो, नहीं बोल दो। ऑप्शन नंबर बी सही है। अभी 1 मिनट रुको और, सही है कि नहीं वो वेरीफाई कर लेंगे, बिकॉज एवरीथिंग हैज मोर देन वन मेथड ऑफ कोर्स। तो जो पहला मेथड मैं तुमको बता रहा था वो क्यों नहीं करना चाहिए, ये मेथड नंबर 2 मान लो, ये क्यों नहीं करना चाहिए वो समझ लो आप। अगर आप ऐसा लिखते हो, नथिंग रॉन्ग हियर, यहां से तुम लिख दोगे t इक्वल टू वी बाय अंडर रूट ऑफ t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो ऑप्शन बी के ऑप्शन डी। समझ में आया मैंने क्या बोला? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू कितना है? 0। a क्या है? म्यू जी। तो t क्या आ गया? v बाय म्यू जी। तो t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। यहां पे क्या आया? अंडर रूट ऑफ म्यू। तो कौन सा करेक्ट?
बी की डी? हाँ, अभी यहाँ कंफ्यूजन होता है, इसके लिए मेथड मैंने बताया ही नहीं, लेकिन अभी बता देता हूँ। देखो आपको पता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2a क्या है? म्यू जी एस, और एस क्या है? x। तो v क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 2 म्यू जी एक्स। ये इक्वेशन नंबर 2 इस इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या आना चाहिए? p इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 म्यू जी एक्स अपॉन म्यू जी। तो t इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ म्यू अपॉन म्यू। बाकी सब तो क्या है? कांस्टेंट। 2 कांस्टेंट, g कांस्टेंट, x कांस्टेंट। तो रूट ऑफ म्यू अपॉन म्यू मतलब क्या? 1 बाय रूट म्यू। तो ऑप्शन नंबर बी कि ऑप्शन नंबर डी? बी। इसके लिए मैंने सेकंड मेथड बताया ही नहीं था, क्योंकि ये कंफ्यूजन करेगा। बेटर ऑफ डू दिस वन। हो गया खत्म। तो बाकी के जो क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस है बाकी, दैट यू शुड डू एज असाइनमेंट। इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट लेट मी नो, I will just send you the solution या फिर डायरेक्टली पूछ लेना। So that's the end of friction.